जय हिंद। आइए आज हम लोग देखेंगे कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली ग्रंथियां किस प्रकार से काम करती हैं और वो किस प्रकार से कौन कौन से हार्मोन और एंजाइम का स्रावन करती हैं और वो एंजाइम तथा हार्मोन किस प्रकार से हमारे शरीर में काम करते हैं। जैसा कि आप लोगों को टाइटल दिख रहा होगा, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रंथियां। चलो देखते हैं ग्रंथियां। सबसे पहले ये देखेंगे कि हमारे शरीर में ग्रंथियां कितने प्रकार की होती हैं। तो आइए देख लेते हैं सबसे पहले ग्रंथियों की परिभाषा क्या होती है। हमारे शरीर में, मानव शरीर में पाई जाने वाली ऐसी कोशिकाओं का ऐसा समूह, मानव शरीर में पाया जाने वाला कोशिकाओं का ऐसा समूह जो किसी प्रकार के रस, एंजाइम अथवा हार्मोन का स्रावन करता है, ग्रंथि कहलाता है, ग्रंथियां कहलाता है। अर्थात ग्रंथियां जो है एक विशेष प्रकार की कोशिकाओं का एक समूह होती हैं जो रस, एंजाइम अथवा हार्मोन्स का स्रावन करती हैं। आकार की दृष्टि से संरचना में यह थैलीनुमा होती हैं और इन्हीं से रस, एंजाइम अथवा हार्मोन स्रावित होते रहते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि मानव शरीर में ग्रंथियां कितने प्रकार की पाई जाती हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मानव शरीर में ग्रंथियां 3 प्रकार की पाई जाती हैं। नंबर 1 बहिस्रावी ग्रंथियां, जिसको अंग्रेजी में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। नंबर 2 अंतःस्रावी ग्रंथियां, जिसे इंग्लिश में एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और फिर मिश्रित ग्रंथि, जिसे मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ ग्रंथियां लिखा है और यहाँ ग्रंथियां लिखा है, लेकिन यहाँ ग्रंथ लिखा है क्योंकि बहिस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में बहुत सारी होती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियां भी बहुत सारी होती हैं, किंतु जो मिश्रित ग्रंथि है मुख्य रूप से हमारे शरीर में एक ही पाई जाती है, इसलिए मैंने यहाँ ग्रंथि लिख लिया है। अब आइए देखते हैं कि कौन कौन सी ग्रंथियां बहिस्रावी हैं और कौन कौन सी ग्रंथियां अंतःस्रावी हैं। ये देखने से पहले आप लोग ये जरूर जान लें इनसे जुड़ी कुछ खास बातें। जैसे जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, ये एंजाइम का स्रावन करती हैं। इनसे क्या स्रावित होता है? एंजाइम। बहिस्रावी ग्रंथियां एंजाइम का स्रावन करती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियां जो होती हैं वो हमेशा हार्मोन्स का स्रावन करती हैं। इनसे हमेशा एंजाइम और इनसे हमेशा हार्मोन निकलते हैं। कभी कभी ये रस का स्रावन भी करती हैं, आगे आप लोगों को बताएंगे। जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं वो एंजाइम अथवा रस का स्रावन करती हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां सदैव हार्मोन का स्रावन करती हैं। और जो मिक्स्ड ग्रंथि होती हैं, ग्लैंड होती हैं, मिश्रित ग्रंथियां, ये हार्मोन तथा एंजाइम दोनों का स्रावन करती हैं, इसीलिए इन्हें मिश्रित ग्रंथि कहते हैं। और भी इनसे जुड़ी कुछ खास बातें हैं। जो बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं, इनसे निकलने वाला एंजाइम, जो इनसे एंजाइम निकलता है वो नलिका द्वारा जहां उसका कार्य होता है, जैसे यहां ग्रंथि है, ये बहिस्रावी ग्रंथि है, यहां से सक्रिय हुआ, यहां से एंजाइम बना, तो वो यही काम नहीं करेगा, वो जहां इसकी जरूरत होगी वहां तक पहुंचेगा, वहां जाएगा और वहां अपना कार्य करेगा, वहां अपना काम शुरू करेगा। इसलिए यहां से यहां तक जाने के लिए इन्हें होती है जरूरत नलिका की, किसी नलिका की जरूरत होती है। इसलिए हम इनको नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं, इसीलिए इनको हम नलिका युक्त ग्रंथियां कहते हैं। और एक खास बात कि ये रक्त के संपर्क में नहीं होते हैं, रक्त के संपर्क में नहीं होती। अर्थात एंजाइम जो है, जो बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, इनसे निकलने वाला जो एंजाइम है वो रक्त के संपर्क में नहीं आता है, रक्त से टच नहीं होता है। जस्ट इसका अपोजिट जो ये हार्मोन है, हार्मोन अंतःस्रावी ग्रंथियां जो स्रावित करती है, मान लो ये अंतःस्रावी ग्रंथि है और इससे कोई हार्मोन स्रावित हुआ तो वहीं पर स्रावित होता है और वो तुरंत रक्त में घुल जाता है और फिर रक्त के द्वारा पूरे शरीर में
पहुंचता है, जहां उसका काम होता है, अपना कार्य करता है। इसलिए ये निकलने के बाद तुरंत रक्त में मिल जाती हैं, तो इन्हें कहीं जाने के लिए नलिकाओं की जरूरत नहीं होती है, नलिका की जरूरत नहीं होती, किसी नली की जरूरत नहीं होती है। इसलिए इनको नलिका विहीन ग्रंथियां कहते हैं, नलिका विहीन ग्रंथि, ये नलिका विहीन होती है। और दूसरी बात कि ये ग्रंथि से स्रावित होने के बाद, अंतःस्रावी ग्रंथि से स्रावित होने के बाद हार्मोन तुरंत रक्त के संपर्क में आ जाता है, यानी खून से टच हो जाता है। इसलिए इनको नलिकाओं की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद आते हैं नलिका, जो ये मिश्रित ग्रंथियां हैं। मिश्रित ग्रंथियों में ये बहिस्रावी की भांति भी कार्य करती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों की भांति काम करती हैं। अब आइए देखते हैं कि हमारे शरीर में सबसे पहले देखेंगे कि बहिस्रावी ग्रंथियां जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं और उनसे कौन कौन सा एंजाइम अथवा कौन कौन सा रस स्रावित होता है। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब आइए देखते हैं बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे पहले जो ग्रंथि है, हम सबसे पहले ऊपर से चलेंगे, अपने मानव शरीर के ऊपरी अंगों से चलेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे, सबसे पहली ग्रंथि होती है, सबसे पहली ग्रंथि होती है सेरुमेन ग्लैंड। ये हमारे कान में पाई जाती है, कान में पाई जाती है। और इसका काम क्या होता है, ये एक प्रकार के मोम का श्रावण करती है, मोम बनाती रहती है। आप लोगों ने देखा होगा कान से मोम टाइप का कुछ निकलता है, उसी को ये बनाती है सेरुमेन ग्लैंड। और साधारण भाषा में यहाँ तो लोग इसको खूंट के नाम से जानते हैं, तो हम लिख दे रहे हैं मोम अथवा खूंट का निर्माण करती है। कान में पाई जाने वाली जो सेरुमेन ग्लैंड है वो कान में पाई जाती है और मोम अथवा खूंट का निर्माण करती है। उसके बाद देखते हैं दूसरा, कान के बाद अब हम आते हैं आंखों पर। आंखों में कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? हमारी आंख में जो ग्रंथि पाई जाती है उसको लेक्राइमल ग्रंथि कहते हैं। आंख में पाई जाने वाली पहली ग्रंथ लेक्राइमल ग्रंथि कहलाती है और ये आंसू बनाती है। इसका काम क्या है? आंसू बनाना। इससे आंसू बनता है और जब आंसू बन जाता है तो आप देखे होंगे आंख में इधर एक संरचना पाई जाती है, बिल्कुल किनारे उठी सी उभरी सी मांस का एक छोटा सा लोथड़ा दिखाई देता है, इसको पंक्टम कहते हैं। लिख दे रहे हैं, पंक्टम। ये जो है ये हमारे जो आंसू हैं उनको स्टोर कर लेता है। आंखों से जब आंसू निकलते हैं तो उनको स्टोर कर लेता है, अर्थात रोक लेता है। उसके बाद उन आंसुओं को नाक से निकालता है, नाक में छोड़ देता है। पहले वो स्वयं स्टोर करता है, ये जो पंक्टम है वो आंसुओं को स्टोर कर लेता है, उसके बाद उन आंसुओं को नाक में छोड़ देता है। तभी तो आप लोगों ने देखा होगा जब कोई रोता है तो आंख से भी आंसू निकलते हैं और उसकी नाक वाक से भी निकलने लगते हैं आंसू, पानी वानी निकलने लगता है। कहते ये आंख और नाक दोनों से रो रहा है। और आंसुओं से संबंधित एक आवश्यक बात कि प्रश्न पूछा जाता है कि आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। चूंकि ये बहिस्रावी ग्रंथियां हैं तो एंजाइम स्रावित करेंगी, तो कौन सा एंजाइम आंसुओं में पाया जाता है? तो लिख दे रहे हैं, आंसुओं में, हमारे आंसुओं में लाइसोजाइम पाया जाता है। आंख में जो आंसू होते हैं उसमें लाइसोजाइम पाया जाता है। फिर से एक बार देख लें आप लोग। आंखों में लेक्राइमल ग्रंथियां पाई जाती हैं जो आंसू बनाती हैं। और फिर आंखों में एक संरचना पाई जाती है, किनारे उभरी हुई छोटी सी मांस का टुकड़ा होता है, उसको पंक्टम कहते हैं। पंक्टम क्या करता है? वो स्टोर कर लेता है, आंसुओं को स्टोर करता है, यानी रोक लेता है और फिर किसमें छोड़ देता है? नाक में छोड़ देता है।
और वो उसे नाक में छोड़ देता है। तो इतनी बातें हो गई लेक्राइमल ग्रंथि से। उसके बाद फिर हम देखते हैं दूसरी कौन सी ग्रंथि आंखों में पाई जाती है। आंखों में एक और बहिस्रावी ग्रंथि पाई जाती है, उसका क्या नाम है आइए देख लेते हैं। हमारी आंख में एक ग्रंथि दूसरी ग्रंथि जो है वो पाई जाती है मैबोमियन। मैबोमियन ग्लैंड जो है ये आंख में तेल अथवा कीचड़ बनाने का काम करती है। कीचड़ समझ रहे हैं ना आप लोग, चीपर जिसको आप लोग कहते हैं, कभी कभी निकलता है जब आंख में किसी प्रकार का दर्द हो जाता है, कोई पीड़ा होती है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तब आप लोगों ने देखा होगा कि हमारी आंखों से सफ़ेद पदार्थ निकलता है, उसे हम कीचड़ कहते हैं। कुछ लोग चीपर भी उसको कहते हैं, अपनी अपनी भाषा है जो भी कहते होंगे, लेकिन वही उसको मैबोमियन ग्रंथियां बनाती हैं और ये बरौनियों पर पाई जाती है। जो हमारी बरौनियां होती हैं वहीं पर पाई जाती है और उनसे एक प्रकार का तेल भी निकलता रहता है, जिससे हमारी जो बरौनियां हैं, ये आंखों की आईलिड्स हैं, ये मतलब इनमें नमी रहे, इसीलिए इनका काम होता है। लिख दे रहे हैं, ये हमारी आंखों में पाई जाती हैं, हमारी जो है आंख में, और काम क्या होता है, तेल अथवा कीचड़ का निर्माण करती है। कीचड़ बनाने का भी काम हमारे शरीर में होता है, आप लोग जान लीजिए। हमारे शरीर में जो मैबोमियन ग्लैंड होती हैं वो कीचड़ बनाती हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि हमारे शरीर में अगली इसके बाद कौन सी बहिस्रावी ग्रंथियां होती हैं। तो आँख हो गया, कान हो गया, उसके बाद हम आते हैं त्वचा पर। हमारी जो स्किन है इस पर कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं जो बहिस्रावी होती हैं। तो इस पर एक प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं स्वीट ग्लैंड्स, जिसको हम पसीने वाली ग्रंथियां कहते हैं। लिख दे रहे हैं अगले नंबर पर स्वीट ग्लैंड्स। स्वीट ग्लैंड्स पसीने वाली ग्रंथियां त्वचा पर कहाँ पाई जाती हैं, ये हमारी त्वचा पर पाई जाती हैं। काम इनका क्या है, पसीना का निर्माण, पसीना निर्माण करती हैं। और एक बात इससे संबंधित आप लोग याद रखेंगे कि पसीने में पर्याप्त नमक की मात्रा पाई जाती है, पर्याप्त नमक पाया जाता है इसमें, NaCl, पसीने में पर्याप्त नमक की मात्रा पाई जाती है। कभी आप लोगों ने अगर चखा होगा अपने पसीने को तो देखा होगा कि पसीना बड़ा नमकीन लगता है, बड़ा खारा होता है। क्यों? क्योंकि उसमें नमक की पर्याप्त मात्रा होती है। उसके बाद हम देखते हैं हमारी त्वचा में दूसरी प्रकार की एक ग्रंथियां पाई जाती हैं, वो भी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, जिसको सेबेसियस ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? सेबेसियस ग्लैंड। लिख रहे हैं सेबेसियस ग्लैंड। सेबेसियस ग्लैंड मतलब तैलीय ग्रंथियां। सेबेसियस ग्लैंड का मतलब तैलीय ग्रंथियां, ऐसी ग्रंथियां जो हमारे शरीर में तेल का निर्माण करती, हमारे शरीर में नहीं, हमारे त्वचा पर। ये भी कहाँ पाई जाती है, लिख दें, त्वचा पर पाई जाती है, त्वचा पर पाई जाती हैं और ये तेल का निर्माण करते हैं। अगर त्वचा पर तैलीय तेल वाली ग्रंथियां ना पाई जाए तो हमारी त्वचा रूखी हो जाएगी, इसीलिए इस पर सेबेसियस ग्लैंड्स पाई जाती हैं और ये किसका निर्माण करती हैं, तेल का, ऑयल का निर्माण, ऑयल निर्माण, हिंदी में लिखने, तेल का निर्माण, तेल का निर्माण करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यही ग्रंथियां जो सेबेसियस ग्रंथियां हैं, ये ग्रंथियां हमारे पूरे बॉडी सरफेस पे पाई जाती है। हमारी नाक पर भी आप लोगों ने ध्यान गौर किया होगा
कभी नोटिस किया होगा कि आपकी नाक पे आप कभी कभी देखते हैं कि बहुत चिपचिपा पदार्थ दिखाई देता है, वही वो तैलीय ग्रंथियों से निकला हुआ पदार्थ ही है। नाक में जो नाक के ऊपरी त्वचा से जो पदार्थ निकलता है उसको हम सीबम कहते हैं। कभी कभी लोग ऐसे हाथ मारते हैं मुंह पर, कहते अरे राम ये तो मेरी जो स्किन है, मेरा जो चेहरा है इतना ऑयली है। तुरंत वो दुकान पे जाते हैं, लो भैया कोई ऑयल कंट्रोल क्रीम दिखाओ, और फिर वो लगाने लगते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। ये तो प्रकृति के साथ छेड़छाड़, लेकिन लगाते हैं लोग, कहते हैं नहीं त्वचा ऑयली नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल रूखी हो। तो आप लोग ये जान लें कि ये तेल का त्वचा पर तेल का निर्माण करती हैं, और लिख दे रहे हैं नाक पर ये सीबम का निर्माण करती है। सीबम निर्माण, सीबम आप लोग समझ गए, नाक के ऊपर जो सफेद पदार्थ निकलता है उसे सीबम कहते हैं। उसके बाद फिर अगली ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि देखते हैं। अगली जो ग्रंथि है वो है सैलिवरी ग्लैंड्स। सैलिवरी ग्लैंड्स लिख दे रहे हैं, सैलिवरी ग्लैंड। ये कहाँ पाई जाती हैं? ये पाई जाती हैं मुंह में, मुख गुहा लिख लें, मुख गुहा में पाई जाती हैं। ये हमारी मुख गुहा में पाई जाती हैं। और कितनी जोड़ी? 3 जोड़ी होती है, 3 जोड़ी पाई जाती है। मुख गुहा में 3 जोड़ी पाई जाती हैं। और निर्माण किसका करती हैं? पाचक एंजाइम का निर्माण, पाचक एंजाइम का निर्माण करती हैं। और इसमें मुख्य पाचक एंजाइम एक होता है टाइलिन, ये भी याद रखना। कई सारे पाचक एंजाइम का निर्माण करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से इसमें टाइलिन होता है, जो मंड को माल्टोज में बदलता है। लिख दें, मंड को ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, माल्टोज में बदलता है। उसके बाद मुख गुहा के बाद हम देखते हैं कि अगली कौन सी हमारे शरीर में बहिस्रावी ग्रंथि पाई जाती है। फिर अगली जो ग्रंथि हमारे शरीर के अंदर आमाशय में पाई जाती है, जिसका नाम लिख दे रहे हैं, 7वीं ग्रंथि है गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, हिंदी इसकी लिख दे रहे हैं, जरूरी है। जठर ग्रंथियां ये हमारे शरीर में जो आमाशय होता है उसमें पाई जाती हैं। और इनसे भी, जठर ग्रंथियां जो हैं, इनसे भी पाचक एंजाइम ही निकलते हैं। पाचक, भोजन को पचाने वाले एंजाइम ही निकलते हैं। अच्छा, ये एंजाइम जो हैं इनको हम मुख्य रूप से लिख दे रहे हैं, कौन कौन से होते हैं? पेप्सिन तथा रेनिन। ये 2 जो पाचक एंजाइम होते हैं, इनका स्रावण जठर ग्रंथियां ही करती हैं। आप लोगों को आगे हम पढ़ाएंगे पाचन तंत्र में। पेप्सिन जो है प्रोटीन को तोड़ता है, और रेनिन दूध को पचाने का काम करता है। इसके बाद हम अगली ग्रंथि देखते हैं कि म्यूकस ग्लैंड पाई जाती है हमारे शरीर में। इसका क्या कार्य होता है? इसका कार्य होता है म्यूकस बनाना। म्यूकस निर्माण। म्यूकस ग्रंथियां जो होती हैं, ये हमारे शरीर में म्यूकस निर्माण का कार्य करती हैं। इसके बाद अगली ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि आती है, हमारे शरीर की सबसे मुख्य ग्रंथि, जिसके बिना जीवन संभव ही नहीं। वो है यकृत। यकृत, इसको अंग्रेजी में हम कहेंगे लीवर। अब यकृत से संबंधित हम बहुत सारी बातें जानेंगे, इसलिए आप लोग तब तक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम यकृत को पूरा डिटेल से समझा रहे हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए इसका।
आइए देखते हैं। तो ये जो लीवर है, लीवर को हिंदी में यकृत कहते हैं और जिगर भी इसको कहते हैं। लीवर को यकृत और जिगर भी कहते हैं। एक बात और देख लेते हैं कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम लीवर का अध्ययन करते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसका अध्ययन जो है वो हिपैटोलॉजी कहलाता है। हिपैटोलॉजी, लीवर के अध्ययन को हम हिपैटोलॉजी कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लीवर से कि लीवर किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है। लीवर जो है वो किस प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना है? तो हिपैटिक, मुख्य रूप से हिपैटिक कोशिकाओं से मिलकर बना है। हिपैटिक कोशिकाएं, हिपैटिक कोशिकाओं से मिलकर बना है, से बना है। ये मुख्य रूप से होती है। और एक कोशिका होती है कफर कोशिका, कफर सेल, कफर कोशिका या कफर सेल, आप लोग जैसा भी कहना चाहे, कफर कोशिका। यानी मुख्य रूप से हिपैटिक कोशिकाओं से बना है लीवर और कफर कोशिकाओं से मिलकर बना है। आप लोग मलेरिया रोग पढ़े होंगे। मलेरिया रोग में जो प्लाज्मोडियम परजीवी है वो जब अटैक करता है तो रक्त के द्वारा वो सबसे पहले आकर के कफर कोशिकाओं में ही बैठ जाता है और यहीं पर पहले अपनी संख्या को बढ़ा लेता है, उसके बाद फिर शरीर पर आक्रमण करता है। तो यही कफर कोशिकाएं हैं। कहाँ पाई जाती हैं? लीवर में। लीवर की एक और खास बात कि इसमें अपने अंगों को पुनः ठीक कर लेने की बहुत ज्यादा क्षमता पाई जाती है। लीवर जो है वो अपने क्षतिग्रस्त अंगों को तुरंत ठीक करने की इसमें क्षमता पाई जाती है। क्यों? क्योंकि इनकी जो कोशिकाएं होती हैं इनमें सेंट्रोसोम पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए अगर लीवर में कोई जख्म हो जाता है, कोई घाव हो जाता है तो वो घाव बहुत जल्दी भर जाता है। उसके बाद लीवर से ये पॉइंट लिख दे रहे हैं कि जो लीवर है वो क्षतिग्रस्त अंगों की पुनः मतलब इसमें क्षतिग्रस्त अंगों को बना लेने की क्षमता पाई जाती है। ये लिख दिया। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पॉइंट इसका ये है कि जो लीवर है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि, मानव लिख दे रहे हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिस्रावी ग्रंथि कौन सी है? लीवर। उसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं कि लीवर और क्या काम करता है। तो लीवर फाइब्रिनोजन जो हमारा लीवर है ये फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, हिपैरिन, एल्बुमिन प्रोटीन का निर्माण करता है। रक्त वाले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ाया था कि फाइब्रिनोजन और प्रोथ्रोम्बिन ये जो है रक्त को जमाने का कार्य करता है, रक्त का थक्का बनाने का काम करता है, जबकि हिपैरिन रक्त को थक्का बनने नहीं देता है, रक्त का थक्का ये बनने से रोकता है। ये तो आप लोगों को रक्त वाले चैप्टर में पढ़ाई दिए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि लीवर का और अगला क्या कार्य होता है। और जो लीवर है वो बिलिरुबिन का निर्माण करता है। बिलिरुबिन का निर्माण लीवर ही करता है और ये जो है ये पीले रंग का होता है। इसीलिए इसी के कारण जो लेटरिन होती है उसका रंग पीला हो जाता है। और जब बिलिरुबिन की मात्रा अधिक हो जाती है तो एक बीमारी हो जाती है जिसे हम पीलिया का नाम देते हैं। इसी के कारण पीलिया बीमारी में हमारे शरीर का रंग पीला पड़ जाता है। पीलिया को कांवर भी कहते हैं और अंग्रेजी में जॉन्डिस भी कहते हैं। उसके बाद देखते हैं लीवर का अगला कार्य क्या है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लीवर है वो बिलिरुबिन का निर्माण करता है, इसी के कारण जो हमारा पित्तरस है उसका रंग हरा होता है। बिलिरुबिन के कारण हमारे शरीर का रंग पीला पड़ जाता है इसकी अधिकता के कारण और पीलिया नामक रोग हो जाता है। जबकि बिलिरुबिन का निर्माण जो है वो यही लीवर करता है और इसके कारण बिलिरुबिन के कारण ही हमारा जो पित्तरस है, बाइल जूस है, उसका रंग
हरा होता है। उसके बाद हम देखते हैं अगला इसका कार्य। उसके बाद हमारा लीवर जो है वो अमोनिया को यूरिया में बदलता है। अमोनिया को यूरिया में बदलने का काम हमारा लीवर करता है। उसके बाद ये जो यूरिया है वो हमारे वृक्क किडनी में चला जाता है और वहाँ से पेशाब द्वारा वो शरीर से बाहर कर दिया जाता है। बाहर करने पर वो ऑक्सीजन के स्वतंत्र, वायुमंडल के स्वतंत्र संपर्क में आता है, तो ये यूरिया पुनः अमोनिया बन जाता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जहाँ हम पेशाब करते हैं मूत्र में एक विशेष प्रकार की गंध आती है, वो अमोनिया की गंध है। लेकिन तुरंत नहीं, थोड़ी देर बाद, पेशाब करने के थोड़ी देर बाद उसमें एक विशेष प्रकार की गंध आती है जो कि अमोनिया की गंध होती है, क्योंकि ये यूरिया पुनः अमोनिया में बदल जाता है। पहले अमोनिया को हमारा जो लीवर है वो यूरिया में बदल करके हमारे वृक्क किडनी को दे देता है, फिर किडनी उसे पेशाब के थ्रू बाहर, शरीर से बाहर कर देती है। वो यूरिया पेशाब के द्वारा बाहर आ करके वातावरण के, स्वतंत्र वातावरण के संपर्क में आने के बाद थोड़ी देर बाद यही यूरिया फिर से अमोनिया में बदल जाती है। और आप लोगों को पता है कि अमोनिया में एक गंध होती है, इसीलिए पेशाब थोड़ी देर बाद एक विशेष प्रकार का गंध छोड़ता है। उसके बाद हम देखेंगे कि जो लीवर है इसका अगला काम क्या है। ये कार्बोहाइड्रेट को, अतिरिक्त जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट, इसको पहले फैट में बदल देता है। फैट मीन्स वसा, लिख दे रहे हैं अंग्रेजी में फैट, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं। फैट को यानी वसा को, अतिरिक्त कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदल देता है और जरूरत पड़ने पर इस वसा को कोलेस्ट्रॉल में बदल देता है। कोलेस्ट्रॉल जो कि हमारे हार्ट अटैक का मुख्य कारण है। क्या बताया कि यही हमारी वेन्स में जमा हो जाता है, धमनियों और सिराओं में जमा हो जाता है, जिसके कारण रक्त को पर्याप्त ब्लड नहीं मिल पाता है। इसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, हार्ट अटैक कहते हैं, क्योंकि जब उसे पर्याप्त रक्त मिलेगा नहीं तो वो धड़कना बंद कर देगा और हार्ट अटैक आ जाएगा। इसके बाद अगला कार्य, अगला महत्वपूर्ण बिंदु है कि हमारे लीवर के अंदर कफर कोशिकाएं, अभी हमने बताया है, कफर कोशिकाएं पाई जाती हैं। कफर कोशिकाएं पाई जाती हैं और ये जहर यानी विष, जहर तथा शराब से नष्ट हो जाती है। कफर, हमारे जो लीवर, हमारा जो लीवर है उसके अंदर जो कफर सेल्स हैं, कफर कोशिकाएं हैं, वो कफर कोशिकाएं पाई जाती हैं और वो सबसे ज्यादा, यानी जहर से, अगर कोई व्यक्ति जहर खा लेता है, गुस्सा में आके खा नहीं लेते बहुत सारे लोग, तो पता चलता है कि उनकी मौत हो गई, तो यही होता है, जहर खा लेने से उनकी कफर कोशिकाएं जो है वो मर जाती हैं और आदमी की मौत हो जाती है। और शराब, आप लोगों ने सुना होगा कि शराब पीने से हमारा जो यकृत है वो खराब हो जाता है। यही कारण है कि कफर कोशिकाएं जो है शराब यानी अल्कोहल और जहर से ये नष्ट हो जाती है और फिर आदमी की धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है, क्योंकि ये सभी काम फिर होंगे नहीं सही से अगर लीवर हमारा खराब हो जाएगा तो। और एक काम इसका है, आप लोगों को रक्त वाले चैप्टर में बताए थे कि जब भ्रूणावस्था होती है तो जो आरबीसी है, रेड ब्लड कार्सल्स, इनका निर्माण कहाँ होता है, बताए थे लीवर में होता है। और लीवर के किस भाग में होता है, मीसोडर्म में होता है। ये लिख दे रहे हैं, भ्रूण में आरबीसी का निर्माण, और ये कहाँ होता है, यकृत के मीसोडर्म में, यकृत के मीसोडर्म में। तो ये बहिस्रावी ग्रंथियों के कार्य थे, ये थी बहिस्रावी ग्रंथियां और इनके कार्य। एक बात आप लोगों को और बताया दे रहे हैं, बहिस्रावी ग्रंथियों को पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक ये है कि बहिस्रावी ग्रंथियों से जो भी पदार्थ
देखो क्या स्रावित होगा बहिस्रावी ग्रंथियों से, या तो एंजाइम या फिर रस, हार्मोन तो होगा नहीं बहिस्रावी ग्रंथियों से। इसलिए इसकी एक ट्रिक है कि वह पदार्थ जो स्रावित होने के बाद शरीर से त्याग दिए जाएं, शरीर के द्वारा बाहर कर दिए जाएं, वो एंजाइम अथवा रस ही होंगे। और यदि वो एंजाइम या रस ही हैं तो निश्चित है कि जिनके द्वारा वो स्रावित हुआ है वो कोशिकाएं, वो जो हमारी ग्रंथियां हैं वो बहिस्रावी ही होंगी। अगर कोई भी एंजाइम अथवा रस शरीर से बाहर कर दिया जाए तो निश्चित रूप से वो बहिस्रावी ग्रंथियों से ही निकला होगा। शरीर से निकलने वाला ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर द्वारा शरीर से वर्ज कर दिया जाए, निकाल दिया जाए, तो वो निश्चित रूप से एंजाइम अथवा रस होगा। और एंजाइम अथवा रस है वो तो निश्चित रूप से वो बहिस्रावी ग्रंथियों से निकला होगा। जैसे उदाहरण के लिए हम बता रहे हैं, कुछ भूल गए, जैसे दुग्ध ग्रंथियों का हमने यहाँ वर्णन नहीं किया है। दुग्ध ग्रंथियां जो होती हैं वो भी बहिस्रावी ग्रंथियां हैं, क्योंकि दूध भी हमारे शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। जठर ग्रंथियों की बात करें तो जठर ग्रंथियों से जो भी पेप्सिन रेनिन निकलता है वो हमारे कायम में मिल जाता है। कायम समझ रहे हो, जो बिना पचा हुआ भोजन होता है, और उसको पचाने के बाद लैट्रिन के मार्ग द्वारा वो लैट्रिन के साथ में शरीर से बाहर हो जाता है। आंसू भी हमारे शरीर से बाहर हो जाते हैं। लार भी भोजन में मिलने के बाद फिर उसका पाचन होता है, पाचन के बाद वो शरीर से बाहर हो जाता है। जो भी ग्रंथियां हैं, मतलब ऐसे रस अथवा पदार्थ जो हमारे शरीर से वर्ज कर दिया जाए, बाहर कर दिया जाए, वो एंजाइम होते हैं। और एंजाइम का निर्माण सदैव बहिस्रावी ग्रंथियां ही करती हैं। किसी भी चीज़ को आप ले लें, अभी म्यूकस को हम ले लेते हैं, म्यूकस भी हमारे शरीर से बाहर छोड़ दिया जाता है। पसीना भी हमारे शरीर से बाहर हो जाता है, वर्ज करते हैं ना, पसीने को बाहर निकालते हैं। इसलिए निश्चित रूप से यह बहिस्रावी ग्रंथियों के ही उत्पाद होते हैं। ये है बहिस्रावी ग्रंथियों को पहचानने के तरीके। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों की समझ में आया होगा। इसके बाद हम अंतःस्रावी ग्रंथियों का वीडियो आप लोगों के सामने लेकर बहुत जल्द ही उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें।